सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ रीट के अलावा मुख्य जो मेन परीक्षा होगी है ना, मुख्य परीक्षा होगी, उसके लिए भी उपयोगी होंगे, क्योंकि पिछले परीक्षा पैटर्न के अनुसार है मेन पेपर में आपके 10 साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 1998 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए 1995। देखो, प्राथमिक विद्यालय जो है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की जो शुरुआत है, मध्याह्न भोजन योजना है ना, मिड डे मील का मतलब क्या हो गया, मध्याह्न भोजन योजना है, तो इसकी शुरुआत है वो 1995 से हुई थी हमारे देश में। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होता है। ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी है 2 वर्ष बाद, ऑप्शन सी है 3 वर्ष बाद, ऑप्शन डी है 5 वर्ष बाद और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 2 वर्ष बाद। देखो, SMC जो होती है, विद्यालय मैनेजमेंट जो कमेटी होती है ना, विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, उसका जो पुनर्गठन है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद में होता है। कितने वर्ष बाद में? प्रत्येक 2 वर्ष बाद में होता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 3 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, CCE में कितने वर्ष की आयु तक बालक को गृह कार्य देना वर्जित है। मतलब जो CCE होती है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो होता है, उसमें कितने वर्ष की आयु तक बालक को गृह कार्य नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 8 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 10 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 12 वर्ष तक और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 10 वर्ष तक। CCE में 10 वर्ष की आयु तक बालक को गृह कार्य नहीं दिया जाता है, गृह कार्य देना वर्जित होता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। देखो, बालक के भाषात्मक जो विकास होता है बालक का, उसमें योगदान देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है पड़ोसी, ऑप्शन सी है पत्र पत्रिकाएं एवं संचार के माध्यम, ऑप्शन डी है परिवार और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी परिवार। देखो, मुख्य योगदान, बालक की भाषा का विकास जब प्रारंभ होगा तो परिवार का ही मुख्य योगदान होता है। आगे बात समझ में? तो परिवार है वो भाषा विकास में योगदान देने वाली मुख्य संस्था मानी जाएगी यहाँ पर। आगे बात समझ में? अगला प्रश्न देखने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं सभी को, और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि रीड से संबंधित जो विषय हैं उन सब्जेक्ट्स के आपको एक निश्चित शेड्यूल के तहत डेली क्विज मिलते हैं और वो क्विज आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो, क्योंकि क्विज में फालतू का कोई भी प्रश्न नहीं है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपको या तो नहीं आते हैं या कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन उत्पन्न होती है या ऐसे सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही प्रश्नों को मैं क्विज में लेता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और साथ ही साथ ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं मैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। देखो, किशोरावस्था में जो बालक होता है, तो किशोरावस्था में बालक की प्रमुख समस्या क्या होती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वजन बढ़ाने की, ऑप्शन बी है शिक्षा की, ऑप्शन सी है समायोजन की, ऑप्शन डी है अच्छे परीक्षा परिणाम की और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी समायोजन की। देखो, एडजस्टमेंट की समस्या है वो किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। बालक अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, ना घर में कर पाता है ना विद्यालय में कर पाता है ना, क्योंकि इसमें अत्यधिक परिवर्तन होता है और स्टैनली हॉल ने इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है ना। घर में भी उसको अपने से जो बड़े होते हैं उसको बात बात पर उसको डांटते रहते हैं, विद्यालय में भी डांट फटकार पड़ती रहती है।
तो कहने का मतलब है बालक एक प्रकार से कुसमायोजित रहता है या वो ठीक से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। तो समायोजन की समस्या बालक के लिए किशोर अवस्था में एक प्रमुख समस्या बन जाती है। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, यह अवस्था कहलाती है। मतलब है, कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सुख दुख, भय, क्रोध है, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि का अनुभव तो करता ही करता है। तो ऐसा जो व्यवहार होता है वो किसी उत्तेजनावश होता है। किसके कारण? किसी उत्तेजना के कारण होता है। तो ये जो अवस्था है, जो उत्तेजना वाली जो ये अवस्था है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है भावना, ऑप्शन डी है आंतरिक अभिप्रेरणा और ऑप्शन ई में है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी संवेग। क्या कहलाएगा? वो संवेग कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मतलब बालक का कौन सा विकास है जो विद्यालय और शिक्षक दोनों के द्वारा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मानसिक विकास, ऑप्शन बी में है सामाजिक, ऑप्शन सी में है संवेगात्मक, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो, विद्यालय और जो शिक्षक है वो बालक के सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों ही प्रकार के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन है। मतलब देखो, सीखने की प्रक्रिया की एक समस्या होती है पठार। अधिगम पठार किसको बोलते हैं? कि एक ऐसी अवधि आती है कि जब व्यक्ति कुछ भी नहीं सीखता है ना, सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, सीखना लगभग बंद हो जाता है। तो इस स्थिति को अधिगम पठार नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अधिगम पठार नाम दिया गया है। तो ये जो परिभाषा लिखी गई है, ये परिभाषा या ये पठार संबंधी ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है रोश, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है गेट्स, ऑप्शन डी में है वारेन और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ई रोस, है ना। रोस है, रोस का ये कथन है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, चिंपैंजी पर अधिगम संबंधी प्रयोग निम्न में से किसने किए थे? देखो, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अधिगम संबंधी प्रयोग करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है कॉलर, ऑप्शन बी है वर्दिमर, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी में है पावलोव और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए कोहलर, है ना। कोहलर ने ही तो किया था चिंपैंजी पे और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। वैसा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माना जाता है? प्रणेता माना जाता है आपके वर्दिमर, है ना। फिर बाद में चिंपैंजी पर प्रयोग करके कोहलर भी उससे जुड़े थे। आगे बात समझ में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां अचेतन मन का अध्ययन करने में सहायक है? देखो, मन की 3 स्थितियां बताई गई है। एक तो अचेतन मन होता है, एक चेतन और एक अर्धचेतन। आगे बात समझ में। इनमें से अचेतन मन का अध्ययन करने की विधियां कौन सी होती है? ऑप्शन ए है अवलोकन विधियां, ऑप्शन बी है मनोविश्लेषणात्मक विधियां, ऑप्शन सी है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन डी है आत्मकथा विधि और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलना है और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मैं किसी भी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।